गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 24 ऑफ द सीपीसी जो डील करता है पेमेंट इनटू कोर्ट की। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रूल हैं 4। लेट्स सी वन बाय वन ईच रूल क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट, डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। नाम से मतलब ये हेडिंग से ही पता चल जा रहा है कि डिपॉजिट करना है डिफेंडेंट ने एक अमाउंट की जिससे सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम हो सके। ठीक है, वर्डिंग क्या कह रही है इस सेक्शन की, इस रूल की। द डिफेंडेंट इन एनी सूट, डिफेंडेंट किसी भी सूट में टू रिकवर अ डेप्ट, अगर ये सूट किससे रिलेटेड है, रिकवरी ऑफ डेप्ट से या फिर डैमेजेस से रिलेटेड है, तो ये क्या कह सकता है, मे कहाँ है, डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर अ डेप्ट और डैमेजेस मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, किसी भी सूट की किसी भी एक स्टेज पर डिपॉजिट कर सकता है इनटू कोर्ट सच सम ऑफ मनी। ठीक है, एक सम ऑफ मनी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है एज ही कंसिडर्स सेटिस्फैक्शन इन फुल द क्लेम, इन फुल ऑफ क्लेम। ठीक है, सो ये था सब रूल नंबर 1 कि डिफेंडेंट किसी भी स्टेज में आकर रिकवरी ऑफ डेप्ट के लिए या फिर डैमेजेस के लिए कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट कर सकता है इनटू कोर्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ द क्लेम। ओके, अब रूल सेकंड क्या कह रहा है कि नोटिस ऑफ डिपॉजिट, नोटिस ऑफ डिपॉजिट शैल बी गिवन थ्रू द कोर्ट बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। ठीक है, नोटिस ऑफ डिपॉजिट जो है, नोटिस ऑफ डिपॉजिट शैल बी गिवन, तो ये डिपॉजिट की नोटिस डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को देनी है एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी पेड टू द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या करना है कि जो अमाउंट जो है, पेमेंट जो है वो प्लेंटिफ को देना है। ठीक है, ऑन हिज एप्लीकेशन, प्लेंटिफ जब एप्लीकेशन करता है डिफेंडेंट से तो प्लेंटिफ को एप्लीकेशन के दौरान मतलब प्लेंटिफ के एप्लीकेशन पे अमाउंट दे देनी चाहिए अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स। ठीक है, अब रूल 3, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड इट टू प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस, interest on deposit not allowed it to plaintiff after notice. No interest shall be allowed it to the plaintiff on any sum deposited by the defendant from the date of the receipt of such notice, whether the sum deposited is in full satisfaction of the claim or falls short thereof. तो ये सिंपल सी एक बात कह रहा है कि जिस दिन से यहाँ पर नोटिस दी गई है, ठीक है, प्लेंटिफ को, यहाँ पर प्लेंटिफ को नोटिस मिलती है कि एनी सम या फिर फुल्ली या फिर एनी पार्ट यहाँ पर डिफेंडेंट ने सबमिट कर दिया है क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस दिन से लेकर मतलब कि नोटिस के दिन से लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, रूल 4, प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एट सेटिस्फैक्शन इन पार्ट। अब सब रूल 1 क्या कह रहा है कि वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट सच अमाउंट एज अ सेटिस्फैक्शन इन पार्ट ओनली ऑफ हिज क्लेम, प्लेंटिफ जहाँ पर सेटिस्फैक्शन ऑफ अमाउंट, ये जो अमाउंट है एक्सेप्ट कर लेता है इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ओनली सम पार्ट। ठीक है, ही मे प्रोसिक्यूट हिज सूट फॉर द बैलेंस, तो जो रेसिड्यू है, अदर पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसके लिए ये प्लेंटिफ यहाँ पर डिफेंडेंट को सू कर सकता है। एंड इफ द कोर्ट डिसाइड्स दैट द डिपॉजिट बाय द डिफेंडेंट वाज ए फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्लेंटिफ्स क्लेम, और अगर यहाँ पर कोर्ट ऐसा डिसाइड कर देता है कि जो डिफेंडेंट ने अमाउंट पर यहाँ पर सबमिट किया है, प्लेंटिफ को दे दिया है, तो यहाँ फुल सेटिस्फैक्शन हो रखा है प्लेंटिफ के क्लेम का, तो द प्लेंटिफ शैल पे द कॉस्ट ऑफ द सूट, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को कॉस्ट भरना पड़ेगा सूट के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है डिफेंडेंट को, तो ये सूट के लिए कॉस्ट यहाँ पर प्लेंटिफ को भरना पड़ेगा इनकर आफ्टर द डिपॉजिट एंड द कॉस्ट इनकर्ड प्रीवियसली देयर टू सो फार एज दे वेयर कॉज्ड बाय एक्सेस इन प्लेंटिफ्स क्लेम। ठीक है, अब सब रूल 2 क्या कह रहा है, प्रोसीजर वेयर ही एक्सेप्ट इट एज सेटिस्फैक्शन इन फुल। अब ये पहला सब रूल कह रहा था कि अगर ये सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्ट का हो गया मतलब कि वो जो अगर प्लेंटिफ यहाँ पर अमाउंट एक्सेप्ट करता है एज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्ट, तो वो रिमेनिंग बैलेंस के लिए डिफेंडेंट को सू कर सकता है। और अगर यहाँ पर अगर कोर्ट का मानना ये है कि जो अमाउंट है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो प्लेंटिफ को एज अ कॉस्ट ऑफ द जो भी एक्सपेंसेस यहाँ इनकर्ड हुए हैं फॉर द टू द डिफेंडेंट, तो उसको प्लेंटिफ को यहाँ पर कॉस्ट देना पड़ेगा डिफेंडेंट को। अब प्लेंटिफ एक्सेप्ट कर लेता है उस अमाउंट को एज अ सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ हिज क्लेम,
ही शैल प्रेजेंट टू द कोर्ट अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। तो उसने कोर्ट में ये स्टेटमेंट देनी है कि उसने ये अमाउंट फुल सेटिस्फैक्शन के तहत एक्सेप्ट कर ली है। एंड सच स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड एंड द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंगली। और ये स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगा और अपना जजमेंट सुनाएगा। एंड इन डायरेक्टिंग बाय हुम द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टी आर टू बी पेड। और कोर्ट ये भी डिसाइड करेगा कि कॉस्ट कौन पे करेगा, ठीक है, किसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज किया है। द कोर्ट शैल कंसिडर विच ऑफ द पार्टीज इज मोस्ट टू ब्लेम फॉर द लिटिगेशन। और कोर्ट ये भी डिसाइड करेगा, कोर्ट शैल कंसिडर कि कौन सी पार्टी मोर ब्लेमफुल है इस लिटिगेशन में, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन दिए हैं बैरैक्ट में, उसको पढ़ लेते हैं। 3 इलस्ट्रेशन दिए हैं। ए ओज बी ₹100। ए ने बी से पैसे लिए हैं ₹100। बी स्यूज ए फॉर द अमाउंट। बी ने क्या किया, ए को सू कर दिया है। हैविंग मेड नो डिमांड फॉर द पेमेंट एंड हैविंग नो रीजन टू बिलीव दैट द डिले कॉज्ड बाय मेकिंग अ डिमांड वुड प्लेस हिम अंडर द डिसएडवांटेजेस। उसने बी ने यहाँ पर ए से कोई डिमांड भी नहीं की है, ठीक है। नो डिमांड हैज़ बीन मेड बाय बी। और उसने लिटिगेशन सीधा फाइल कर दी है। और इस लिटिगेशन फाइल करने के पीछे उसका ये रीज़न भी नहीं था कि अगर ए यहाँ पर डिले कर देता है फॉर मेकिंग अ पेमेंट तो उससे इस डिले की वजह से बी को नुकसान हो सकता है। ऐसा भी यहाँ पर बी का कुछ इंटेंशन नहीं था। अब यहाँ पर बी ने क्या कर दिया है, ए के खिलाफ ₹100 का प्लेंट यहाँ फाइल कर दिया है। ए पेज द मनी इनटू कोर्ट। ए ने पैसा जमा कर दिया है कोर्ट में। अब बी एक्सेप्ट इट इन द फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। और बी ने भी सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम की तहत इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ये सर्कमस्टांसेस है। बट यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट शुड नॉट अलाउ हिम एनी कॉस्ट। किसको कॉस्ट अलाउ नहीं करेगी, बी को। क्यों नहीं करेगी, कि लिटिगेशन की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। द लिटिगेशन बीइंग प्रिज्यूमेबली ग्राउंडलेस ऑन हिज पार्ट, ठीक है। तो लिटिगेशन की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ए ने ना तो बी को डिमांड किया था, ना ही बी को कोई बी ने ना तो ए को कुछ डिमांड किया था प्राइस के लिए, और ना ही बी को कुछ फेयर था कि इसकी अगर ये ए डिले कर देता है तो उसको कुछ लॉस हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पर कोर्ट ने उसको कॉस्ट अलाउ नहीं किया है क्योंकि ये जो लिटिगेशन था वो ग्राउंडलेस था, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल था। देन इलस्ट्रेशन बी क्या कह रहा है कि बी स्यूज ए। अब बी ने ए को स्यू कर रखा है अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन इन इलस्ट्रेशन ए। पहले वाले ही इलस्ट्रेशन ले लो। और यहाँ पर बी ने क्या कर रखा है, ए को सू कर रखा है। ऑन द प्लेंट बीइंग फाइल्ड ए डिस्प्यूट्स द क्लेम। ए ने क्लेम डिस्प्यूट कर रखा है। आफ्टरवर्ड्स ए पेज द मनी इनटू कोर्ट, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंट हो गई वगैरह, क्लेम्स बढ़ गया। कुछ दिनों बाद आफ्टरवर्ड्स ए ने क्या कर रखा है, पेमेंट कर रखा है इनटू द कोर्ट। बी एक्सेप्ट इट इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। और बी ने सेटिस्फैक्शन कर लिया है अपना, और यहाँ पर बी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ होल क्लेम मुझे मिल चुका है, ठीक है। द कोर्ट शुड ऑल्सो गिव बी हिज कॉस्ट ऑफ ए सूट। अब यहाँ इस केस में, इस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या करेगी, बी को कॉस्ट दे देगी, क्योंकि ए का कंडक्ट क्या कर रहा है, ए इज कंडक्ट हैविंग शोन दैट द लिटिगेशन वाज नेसेसरी। क्योंकि ए का कंडक्ट बता रहा है कि लिटिगेशन वाज नेसेसरी, क्योंकि ए ने क्या कर रखा था, अपने क्लेम्स डिस्प्यूट कर रखे थे। अगर ए यहाँ पर पहले वाली सिचुएशन की तरह फिर से एक बार पेमेंट कर देता कोर्ट में तो यहाँ कॉस्ट नहीं मिलता बी को। बट यहाँ ए ने क्या किया था, अपने क्लेम्स को डिस्प्यूट राइज किया था हियरिंग वगैरह आगे की प्रोसीडिंग में, फिर उसने दिया था। तो यहाँ बी इज़ इंटाइटल फॉर द कॉस्ट, ठीक है। ये भी सिंपल था। अब सी वाला ले लो, सी इलस्ट्रेशन। ए ओज बी ₹100, ठीक है। फिर वही एग्जाम्पल। एंड विलिंग टू पे हिम दैट सम विदाउट सूट, ठीक है। ए ने बी से पैसे लिए ₹100 और ए जो है विलिंग है टू पे हिम दैट सम विदाउट सूट, ठीक है। सूट फाइल किए बिना ही उसको पे करने के लिए तैयार है। B claims ₹150 and sues A for that amount. B ने क्या किया, ₹150 का यहाँ पर सूट फाइल किया है अगेंस्ट A. On the plaint being filed, A pays ₹100 into court and disputes only his liability to pay remaining 50. A ने ₹100 दे दिए और ₹50 के लिए यहाँ पर डिस्प्यूट कर रखा है उसके क्लेम को। B ने ₹100 एक्सेप्ट कर लिए इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द फुल क्लेम, ठीक है। सर्कमस्टांसेस समझ में आ गए, ओके। Now the court should order him to pay A's cost. कोर्ट ने अब यहाँ कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट should order him to whom,
टू बी, कोर्ट ऑर्डर करेगा बी को टू पे एज कॉस्ट, क्योंकि जो एज के लिए कॉस्ट है, ए की जो कॉस्ट है वो बी को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बी ने अननेसेसरीली लिटिगेशन को बढ़ाया। जबकि अमाउंट 100 रुपीज़ थी, बी ने 150 बताया है, ठीक है। सो दिस वॉज द ऑर्डर 24, पेमेंट इनटू कोड। वेरी इजी ऑर्डर, ठीक है।